हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव यादव हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, बरेली कॉलेज बरेली। जैसा कि आप सब जानते हैं, बरेली कॉलेज बरेली छात्र संख्या के आधार पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। यानी हमारे यहाँ जितने छात्र हैं, छात्र छात्राएं, वे शायद ही हमारे आस पड़ोस में जो महाविद्यालय हैं किसी में पढ़ते हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जैसे ये कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है, तो ये हमारा सौभाग्य है, बरेली कॉलेज बरेली का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ जो छात्र पढ़ने आता है वो 90% छात्र गांव से है, ग्रामीण परिवेश से है। अगर हम देखें तो जो बरेली जनपद के आस पड़ोस के ज़िले हैं, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, शाहजहानपुर, ऐसे सारे जनपदों से छात्र हमारे यहाँ पढ़ने आता है। और ग्रामीण परिवेश का छात्र होने के कारण उत्तर प्रदेश बोर्ड से है वह छात्र, और ऐसे छात्रों को कहीं ना कहीं इससे पहले एक्सपोजर नहीं मिला है। इंटरमीडिएट किया और इंटरमीडिएट करके बरेली कॉलेज जैसे महाविद्यालय में आ गए, तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, खासकर गांव के छात्रों को। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। बरेली कॉलेज बरेली में विशेष तौर पर बीएससी प्रथम वर्ष, बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, एनईपी के अनुसार जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उसके छात्रों के लिए मैंने छोटी वीडियो तैयार की है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगी तब भी एक या दो बार आप उसको देखेंगे तो समझ आ जाएगी। एक महत्वपूर्ण विषय है, अधिकतर जो परीक्षाएं उसमें पूछा जाता है। एग्जामिनर परीक्षक आपसे एक सवाल पूछता है, या तो वो ये कहता है आपसे 2 नंबर में सवाल पूछेगा कि जीवाणु की परावैंगनी संरचना का चित्र बनाइए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल। या तो वो ये सवाल पूछेगा या कहेगा डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो जीवाणु कोशिका है उसकी परा संरचना का वर्णन कीजिए, या ये सवाल पूछेगा। तो दोनों ही विषय महत्वपूर्ण है। अगर वर्णन नहीं पूछेगा तो हम ये चित्र बनाएं, लेबलिंग करें और सुंदर सा चित्र बनाएं। बहुत कठिन नहीं है, आप ये देख रहे हैं, बहुत कठिन नहीं है। चित्र बनाएं और 1 बाय लेबलिंग करें, तो हमको 2 नंबर हमारे पक्के हो गए परीक्षा में। मिड सेमेस्टर का जब एग्जाम होता है, अभी क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं बॉटनी के, अभी मिड सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। तो कई बार जो मिड सेमेस्टर इंटरनल होता है, तो कई बार परीक्षक या जो भी शिक्षक आपका पेपर बनाते हैं वो इस महत्वपूर्ण विषय को भी उसमें रखते हैं। तो आपको मुख्य परीक्षाओं में भी लाभ होगा, जो विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं होंगी, फाइनल जो आपका सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी, और मिड सेमेस्टर में भी। तो ये महत्वपूर्ण विषय, इस पर थोड़ी बात करते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि जो जीवाणु कोशिका है, उस जीवाणु कोशिका का क्या परा संरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। जीवाणु कोशिका को हम अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरियल सेल। आप सब जानते हैं बैक्टीरिया या जीवाणु बहुत छोटे होते हैं। कितने सूक्ष्म होते हैं, इनको नापने के लिए हम एक यूनिट का उपयोग करते हैं। जैसे आप बात करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे ही एक इकाई है माइक्रोमीटर, म्यू-एम। तो दशमलव पॉइंट्स में हम बैक्टीरियल सेल को मेजर करते हैं। ये इतने छोटे होते हैं जो कि हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने माइक्रोस्कोप पर बात की, माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप का जो एडवांस वर्जन था उस पर उन्होंने बात की, और माइक्रोस्कोप बनने के साथ ही जो जीवाणु कोशिका है उसकी परा संरचना और उसकी जो संरचना है उसकी स्टडी होने लगी। तो यदि हम एक जीवाणु कोशिका को देखें तो ये गोल भी हो सकती है, ये आयताकार भी हो सकती है। जीवाणुओं को उनके आकार के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। गोलाकार होंगे, छड़ाकार होंगे, कॉमा के आकार के होंगे। ये सब मैं जो अगला वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपको बताऊंगा।
मेरा आपसे एक आग्रह और है, जब आप मेरा वीडियो देख लें तो एक तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक करें, लाइक करें, और दूसरे जो छात्र हैं उनके साथ शेयर करें। और एक महत्वपूर्ण विषय, आपको लगता है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, छुट्टियां हैं आप घर में लेकिन कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पर नीचे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को दें। मैं टाइमली, जिस प्रकार से मेरे पास समय रहेगा, मैं उसके अनुसार आपके बताए गए विषय पर भी वीडियो बना करके अपलोड करूंगा ताकि आपको लाभ हो। तो कुल मिला के इस विषय पर आते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये आपको याद कर लेना है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ अपनी कक्षा में कि अगर आपके पास रुमाल है तो उसमें गांठ बांध लो। तो आप सब भी ये गांठ बांध दीजिए कि ये जो टॉपिक है, ये जो विषय महत्वपूर्ण विषय है और ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आते हैं बैक्टीरियल सेल पर। बहुत ही आसान है, रटना नहीं है, बहुत ही आसान है। एक सुंदर सा चित्र आपको अपनी कॉपी पर बनाना है। पेन लिया आपने, बहुत सुंदर सा चित्र बनाया। सबसे पहले आपने बनाई सेल वॉल। जब चित्र बनाएंगे तो सबसे पहले सेल वॉल बनाएंगे। अब पांचवी में अक्सर, पांचवी या आठवीं में एक सवाल आता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताइए। तो जब आप बात करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर की, तो एक महत्वपूर्ण अंतर आप ये बताते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल पाई जाती है और जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो ना तो ये जंतु कोशिका है और ना ही पादप कोशिका है, लेकिन बैक्टीरियल सेल है, जीवाणु की कोशिका है। तो जीवाणु की कोशिका का महत्वपूर्ण जो सबसे बाहरी आवरण है वह कहलाता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब ये जो कोशिका भित्ति है, देखिए यहाँ एक हेडिंग दे दी, आप चित्र बना लें, चित्र में सबसे बाहर की ओर सेल वॉल बनाए और यहाँ हेडिंग डाल दें सेल वॉल, और सेल वॉल के बारे में आप लिखें कि जो जीवाणु कोशिका उसके चारों ओर एक थिक, एक मोटी सेल वॉल पाई जाती है जो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ये जो सब्सटेंसेज हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेज हैं, रासायनिक पदार्थ हैं जिनके नाम आपको याद कर ले होंगे, बहुत आसान है। एन एसिटल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटल ग्लूकोसामीन, ऐसे दो पदार्थ से मिलकर के बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है जो पूरी की पूरी कोशिका को घेरती है। तो ये तो सेल वॉल की बात हो गई। अब देखिए मैंने यहाँ वन बाय वन अगर आप देख पाए तो मैंने लिख दिया सबसे ऊपर सेल वॉल। सेल वॉल के विषय में मैंने आपको बताया। उसके बाद हम देखेंगे सेल वॉल के ठीक नीचे सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद है। यदि आप यहाँ हेडिंग सेल मेम्ब्रेन, मैंने यहाँ हेडिंग में नहीं दिया, आप जब लिख रहे होंगे चित्र बनाने के बाद तो आप सेल मेम्ब्रेन भी लिख दें। हम देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो थिन है और सेल मेम्ब्रेन के बीच बीच में आप यहाँ देखिए, सेल मेम्ब्रेन के बीच बीच में ग्रेन्यूल्स भी मौजूद है। क्या मौजूद है? ग्रेन्यूल्स भी मौजूद हैं और सेल मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले बात की हमने, बैक्टीरियल सेल के चारों ओर सेल वॉल पाई जाएगी और सेल वॉल के ठीक नीचे सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी और सेल मेम्ब्रेन ही मुड़ करके, एक और मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, कुछ जगहों पर फोल्डेड हो जाती है, इनफोल्डिंग्स बनाती है, जैसे हमारी उंगलियां ऐसे उभार बनाती है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना उभार, ये आपको उभार दिखाई दे रहा है। तो ये जो उभार है ये मीजोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मीजोसोम। और जो मीजोसोम है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि बैक्टीरियल सेल के रेस्पिरेशन में मदद करता है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो मीजोसोम है वो क्या करता है, बैक्टीरियल सेल के रेस्पिरेशन में मदद करता है। और ये बात मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन की बताई। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेल वॉल के नीचे, सेल मेम्ब्रेन हुई और अगर ऊपर की ओर देखें तो एक थिक कैप्सूल मौजूद है। क्या मौजूद है? कैप्सूल मौजूद है, जो वही मैं आपको बता चुका हूं, केमिकल सब्सटेंसेस काहे का बना है, आपने कहा सर अमीनो एसिड्स का बना हुआ है।
आपने नहीं पूछा, मैंने आपको बताया कि काहे का बना है, तो एमिनो एसिड्स का बना है और बहुत सारे केमिकल से मिलकर बना है। और कैप्सूल के आधार पर भी बैक्टीरिया को बांटा गया है। एक वैज्ञानिक हुए हैं सर क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने स्टेनिक टेक्निक दे डाली पूरी की पूरी, किसके आधार पर, कैप्सूल के आधार पर। कैप्सूल के आधार पर हम ये बता पाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया पैथोजेनिक है, कौन सा नॉन पैथोजेनिक है। इसका वर्गीकरण भी हम कैप्सूल के आधार पर करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जीवाणु में, प्रत्येक बैक्टीरिया में चारों ओर कैप्सूल हो। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर कैप्सूल नहीं है, तो वो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहलाते हैं, और जिनके चारों ओर कैप्सूल है वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो जब आप ये चित्र बनाएंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, तो जरूरी नहीं है कि आप कैप्सूल बनाएं। अगर आपने सेल वॉल भी बना ली दैट्स एनफ, और अगर आप सेल वॉल के साथ साथ कैप्सूल भी बना देंगे वो भी ठीक है। तो ये बात कैप्सूल की खत्म हो गई। फिर आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब जीव द्रव्य, जो बीच में भरा हुआ तरल पदार्थ है, गाढ़ा पदार्थ है। सबसे बाहर की ओर सेल वॉल, कैप्सूल हो गया, और कैप्सूल के बाद सेल वॉल हो गई, सेल वॉल के नीचे जो है वो सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेंटर में जो तरल पदार्थ भरा है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम है, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें राइबोसोम्स है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जिस तरल पदार्थ में मौजूद है वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। सेंटर में भरा हुआ, ये डॉटेड 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 करके मैंने यहाँ दिखाया है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म की खास बात क्या है? प्रोटोप्लाज्म की खास बात ये कि इसके सेंटर में एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हमने कहा न्यूक्लियाइड। बैक्टीरिया के केस में, जीवाणु के केस में याद कर लीजिएगा आप, जैसे पौधे की अगर कोशिका देखें तो आपको सेंटर में मौजूद दिखाई देगा केंद्रक। जीवाणु की कोशिका में ये जो केंद्रक है, इसको हम केंद्रक न्यूक्लियस ना कहकर न्यूक्लियाइड बोलते हैं, या इसको हम जीनोफोर बोलेंगे, या कई सारी पुस्तकों में इसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं, अविकसित केंद्रक भी कहते हैं। आप अगर बात करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर देखेंगे तो वहां कहा जाता है प्रो मीन अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, तो लाइक दिस। तो जो न्यूक्लियाइड है वो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस का ही एक प्रकार है। और अगर हम देखें न्यूक्लियाइड, तो न्यूक्लियाइड के सेंटर में डीएनए मौजूद है। जो जीवाणु की कोशिका है उसकी खास बात यह है, इस बात को आप याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण विषय आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। जो न्यूक्लियाइड है उस न्यूक्लियाइड में जो डीएनए मौजूद होगा, डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण विषय, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या है, न्यूक्लियाइड मौजूद हो, न्यूक्लियाइड में क्या है, जो विशेष प्रकार का डीएनए उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। और न्यूक्लियाइड का दूसरा नाम मैंने आपको बताया जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण संरचना है फ्लैजेला। मूवमेंट के लिए, बैक्टीरियल मूवमेंट के लिए फ्लैजेला की आवश्यकता होती है। तो फ्लैजेला के आधार पर भी जो जीवाणु हैं उनको वर्गीकरण किया गया, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, मोनोट्राइकस, बायोट्राइकस, पेरिट्राइकस, इस तरह से। तो जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेला क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो एक पोल पर भी फ्लैजेला हो सकते हैं, पूरी की पूरी सेल पर भी फ्लैजेला हो सकते हैं, और फ्लैजेला नहीं भी हो सकते, एट्राइकस भी। किसी अन्य वीडियो में मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो अपलोड करूंगा। तो इस तरह से जो फ्लैजेला है बैक्टीरियल सेलों को कायम मदद करते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं, ये बात आपको लिखनी है। और एक आखिरी जो बिंदु है पिलाई और फिम्बरी। क्या होता है, जब बैक्टीरियल सेल में कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन के लिए जब ये किसी सतह से चिपकते हैं या वैसे भी किसी सतह से चिपकते हैं, तो चिपकने के लिए पिलाई या फिम्बरी मदद करते हैं। तो पिलाई और फिम्बरी बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में और इनके किसी भी सतह से चिपकने में एडेसिव की तरह काम आते हैं। तो ऐसा एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बनाया है, मैं समझता हूँ कि आपको समझ आएगा। और नहीं, अगर आपको फिर भी लगता है कि सर हमको ये बात समझ में नहीं आई, टू बी वेरी फ्रैंक, आप कॉलेज आते हैं, आप डिपार्टमेंट आते हैं, मेरा फ़ोन नंबर है, आप जिस चैनल पर इसको देख रहे हैं उस चैनल पर आप कमेंट कीजिए, मेरे फ़ोन नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। आप डिपार्टमेंट में जब मुझे मिले तो मुझे बताइए कि सर ये टॉपिक आप और हमको समझा दीजिए, हमको समझ नहीं आया, या सर इस तरह से आप समझाइए, हमको नहीं समझ में आया, तो मैं आपको दोबारा आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और वो अपलोड करूंगा।
उससे सारे छात्रों का फायदा होगा। एक और आग्रह है, क्लास में लगातार आइए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अगले किसी और महत्वपूर्ण विषय पर फिर वीडियो हम अपलोड करते हैं, उसको बनाएंगे, आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।